जिन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनमें से 70% लोग घर बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये माइंड गेम है कि हमारे दल में लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की हालत खराब है। वो सच्चाई है। जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, यदि उनकी बात करें तो वो तो मतलब उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये विचारधारा बदल सकेंगे। भाई 15-20 साल की सरकार यहाँ रही और उन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो जो कांग्रेसी आज आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा? हो सकता है 2-4 लोग सिंधिया जैसे लकी हों जिनको कुछ मिल जाए, क्योंकि इनका राजनीतिक बहिष्कार हो, इनका सामाजिक बहिष्कार हो। ये बहुत जरूरी है जब सामने वाला राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर सके, क्योंकि फॉर्म भरने का टाइम समाप्त हो चुका है। आप नामांकन वापस ले रहे हो, तो इसको विशुद्ध रूप से धोखे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और दूसरे दलों से आने वाले विधायकों की। अभी तक ऐसा पता चला है कि 35 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं अपना दल छोड़ के, और उसमें से अभी 22 के आसपास इतने विधायक हैं जिनको कि अपने पद का या अपने स्तर का काम मिलना बाकी है। तो एक परसेप्शन ये जब बन रहा था बहुत पहले कि भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ने वाले विधायकों का आगे भविष्य क्या रहेगा, उसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी परसेप्शन बन रहा था और तरह तरह की बातें उठ रही थी। अब ये परसेप्शन धीरे धीरे जनता में भी बढ़ता जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इतने बाहर से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को क्यों लिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर नितिन शर्मा जी हैं, और नितिन जी से हम पूछते हैं कि वाकई क्या पिक्चर बन रहा है और जनता में परसेप्शन बीजेपी को फायदा करेगा या नुकसान करेगा। नितिन जी, 35 विधायक अभी तक बीजेपी में आ चुके हैं अलग अलग दलों से, ज़्यादातर कांग्रेसी थे उसमें से, और एक परसेप्शन ये बना था, ये भी बात उठी थी कि अमित शाह जब आए थे तो उनके सामने भी ये बात उठी थी कि इस तरह के बहुत सारे कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के कार्यकर्ता इन जनरल बीजेपी में आ रहे हैं और उसका असर कार्यकर्ताओं पर और जनता पर भी ठीक नहीं बन रहा है। तो कुल मिलाकर क्या परसेप्शन बना? देखिए, इस लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें रायन जी, तो इस लोकसभा चुनाव में 3 सिटिंग एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कमलेश शाह से कहानी शुरू हुई, फिर रामनिवास रावत ने पार्टी छोड़ी, और अभी जो है निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ी। कभी कभी ऐसा लगता है देखने में कि छिंदवाड़ा या मुरैना तो फिर भी मान लें, लेकिन सागर में ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि बिना विधायक जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़ दें। इन लोगों के राजनीतिक भविष्य की यदि हम बात करें तो 70% जो पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनमें से 70% लोग घर बैठे हैं। मतलब ना तो वो विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना और कोई पद है उनके पास भाजपा संगठन में। ऐसे 70% लोग हैं। चौधरी राकेश सिंह ने विधानसभा में जो कहानी शुरू की थी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के, उसके बाद से लगातार अगर आप देखें तो उस समय जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी, दिनेश अहिरवार, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। समय समय पे सिलसिला चलता रहा, सिंधिया के साथ बड़ी संख्या में लोग गए, वहाँ भी नहीं रुके। फिर नारायण पटेल, सुमित्रा काजडेकर, प्रद्युम्न लोधी, राहुल लोधी, वो कहानी चलती चली गई। अब उस कहानी में अगर आज की स्थिति में देखें तो जिन लोगों ने उस समय बड़े खुश होकर भाजपा में आए थे, उनमें से 22 लोग, महेंद्र सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी जो मंत्री बने थे, आज घर बैठा दी। अब घर बैठा है, उनके पास कोई न संगठन में कोई पद है, न सत्ता में उनकी कोई योगदान है। तो कुल मिला के जो दलबदल करते हैं, उन दलबदल करने वालों को ये मानना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य किसी दूसरे दल में उतना सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ लोग लकी हो सकते हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत जैसे, लेकिन ओवरऑल जो आप दलबदल करने के बाद जनता इन बातों को पसंद नहीं करती कि आप एक दल का पट्टा छोड़ के दूसरे दल का पट्टा पहन लो, उसी क्षेत्र से फिर चुनाव लड़ने आ जाओ। तो आप इसीलिए देखिए, जब 28 उपचुनाव हुए थे तब गिरिराज दंडोतिया हों, रणवीर जाटव हों, कई लोगों को, जसवंत जाटव थे, कई लोगों को पार्टी उसी समय चुनाव हार गए थे। तब से देखिए आप उनकी राजनीति तब से ठंडी पड़ी हुई है। रघुराज कंसाना है, भाजपा ने कहीं उनको निगम मंडल में कुछ बना दिया, कुछ कर दिया, लेकिन ना वो कभी भाजपा की मुख्यधारा में दिखाई दिए, ना अपने क्षेत्र की राजनीति में उतने सक्रिय दिखाई दिए। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कोई हुई है तो यही बात हुई है कि चुनाव में कितने बाहर से आने वाले नेता सक्रिय रहे, खासकर विधायक। और उसमें भी ये कहा गया, जैसे दंडोतिया का आपने कहा कि वो पहले बीएसपी में चले गए थे, फिर वापस आ गए और फिर चुनाव हार गए। तो इसमें इसको क्या माना जाए? बीजेपी का माइंड गेम माना जाए? क्योंकि बहुत बड़ा कारण नहीं है जो कारण कुछ विधायकों ने दिया है कि राम मंदिर के उद्घाटन में हमको नहीं बुलाया गया, या हमने राम मंदिर
में शामिल नहीं हुए तो हमारे जितने वोटर्स हैं उन्होंने सवाल उठाए कि हम जो है सनातन के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। तो इसको क्या बीजेपी का माइंड गेम माना जाए? एक तरह से ये जो विधायक इस तरह से आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो कैसे भी करके कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये माइंड गेम है कि हमारे दल में लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की हालत ख़राब है, वो सच्चाई है। लेकिन जो कारण बताया गया है कि साहब राम मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया या हमारी आस्था पर चोट पहुंची, कितने लोग राम मंदिर का दर्शन करके आए? मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दिया कि इनमें से कोई बहुत सारे लोग राम मंदिर का दर्शन करके आए हों। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट है सत्ता का। 2023 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो अब इन लोगों को लगा कि 5 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहना है। देश में लोकसभा चुनाव में जो परसेप्शन चल रहा है उसमें फिलहाल ये कहीं नहीं कोई कह पा रहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये लोग अपने तात्कालिक राजनीतिक को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इनका राजनीतिक भविष्य कितना सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई नेता है। और यदि आप उपचुनाव हार गए तो ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है वो फिर इनके पास इनसे बात भी नहीं करेगा, फिर इनकी कहानी राजनीति की लगभग समाप्त होने की तरफ चली जाएगी। जैसे राकेश चतुर्वेदी जी का हुआ कि वो बीजेपी में आए, वो चुनाव हार गए, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में वापस गए, कांग्रेस ने उनको नहीं लिया, जैसे तैसे करके वापस उनके जो कांग्रेस में जो गुट थे उसमें एक गुट ने उनको सपोर्ट किया और फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी। मैं ये जानना चाहता हूँ, रामनिवास रावत जो कि काफी खास माने जाते थे और पार्टी के नेताओं से उनकी लगातार चर्चा चल रही थी, दिग्विजय सिंह थे, उनसे कमलनाथ जी ने बात करी और उसके बाद राहुल गांधी ने भी ऐसा कहा जाता है कि उनसे चर्चा करी। अब वो रामनिवास रावत अपने पुत्र के साथ वापस बीजेपी में आ गए हैं एक तरह से, जो कि पहले उन्होंने 4 दिन पहले ही कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूं पार्टी छोड़ के। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से पाला बदल लिया? देखिए, रामनिवास रावत मूल रूप से जो थे कांग्रेस में वो सिंधिया सपोर्टर थे, सिंधिया जी के खास थे। जब 2020 में सिंधिया ने विधायकों को लेकर ज्वाइन करा उस समय रामनिवास रावत विधायक नहीं हुआ करते थे। ये बात भी आई कि रामनिवास रावत भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने मना कर दिया। 3-3.5 साल विपक्ष में रहकर संघर्ष करा। मुझे ऐसा लगता है कि रामनिवास रावत लंबा विपक्ष नहीं पचा पा रहे होंगे। उनको उम्मीद थी कि विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो उनके सामने कोई उम्मीद नहीं बची कि अब वो कांग्रेस में क्या करेंगे। बेटे का भविष्य भी है, बेटे का भविष्य भी है। दूसरा एक चीज़ और है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुरैना का लोकसभा चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं था, एक कठिन चुनाव था और उस कठिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके कुछ लोगों को तोड़ना चाहती थी। रामनिवास रावत को दोनों तरफ से वो असमंजस में कई दिन तक चलते रहे। मतलब रामनिवास रावत ऐसे व्यक्ति हैं, अचानक हमने देखा कि दल बदल जब होता है तो रातों रात होता है, दूसरे दिन व्यक्ति ज्वाइन करता है तब पता चलता है। रामनिवास रावत के किस्से कहानी तो 10 दिन तक अखबारों में छपते रहे कि वो जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे, जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे, और अंततः वो चले गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के दबाव का पड़ला कांग्रेस की प्यार के पड़ले पे भारी पड़ा और रावत ने दल छोड़ दिया। तो क्या रावत मुरैना में बीजेपी के लिए मददगार साबित होंगे? देखिए, वहाँ पर रावत वोटों की संख्या है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि रावत वोटों की संख्या है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो नेता होता है उसके हाथ में वो वोट हो, ये जरूरी नहीं है। तो मुरैना के नतीजे से और विजयपुर में और श्योपुर में कितने वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उससे 4 तारीख को ही पता चल जाएगा कि रामनिवास रावत कितने पानी में हैं। और अगर रावत पानी में नहीं होंगे तो आने वाला उपचुनाव अभी उनको फेस करना है, क्योंकि अभी तो ये 3 उपचुनाव, तीनों को फेस करके आना है। और यही कारण है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कमलेश शाह ने तो पहले दिन इस्तीफा दे दिया था, लेकिन रामनिवास रावत ने 1 हफ्ते में भी अभी तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। तो रावत अभी सेफ गेम खेल रहे हैं। हो सकता है वो 4 तारीख तक का इंतजार करें, उन्हें कितने वोट मिलते हैं, क्या स्थिति होती है, वो उपचुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, इस पर अभी कई सवाल हैं। दूसरा, विचारधारा की राजनीति को कहा जाता है विचारधारा की लड़ाई होती है, तो बार बार एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में ही आना माना जाएगा इसको कि आप कांग्रेस की विचारधारा छोड़िए, आपने एक सेक्युलरिज्म पार्टी बोलती है हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं, बीजेपी की विचारधारा में आ गए, उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं। तो अब ये विचारधारा का जो अदला बदली है उसको नहीं लगता है कि मतदाता भी इसमें भ्रमित होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विचारधारा की कहानी जो है वो जो कांग्रेस की या जिसे कहें कि विचारधारा थी वो कहानी तो खत्म हो गई है। जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, यदि उनकी बात करें तो वो तो मतलब उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये विचारधारा बदल सकेंगे। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जब कांग्रेस छोड़ी, अभी सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़ी, आप सोचें जो व्यक्ति के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, जब उन कमलनाथ जी के
भाजपा में जाने की चर्चाएं चलने लगी, उन्होंने खंडन नहीं किया, तो आप मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि विचारधारा कितनी है। मतलब मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि यदि मध्य प्रदेश कांग्रेस में विचारधारा के प्रति या आइडियोलॉजी के प्रति कोई नेता दिखाई देता है तो दिग्विजय सिंह के अलावा कोई नहीं बचा अभी फिलहाल। वो एक व्यक्ति है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, बाकी तो सब जो है वो अब विचारधारा कुछ नहीं बची, सत्ता और पावर का सारा गेम बचा है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब अमित शाह यहाँ पे थे तो पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस से बहुत सारे नेता आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, तो हम लोगों का क्या होगा जो बीजेपी में है। और अमित शाह जी के ऐसा कहा जाता है, मतलब इसकी कोई किसी ने इसकी पुष्टि नहीं करी बीजेपी में। अमित शाह जी ने ऐसा कहा कि भाई 15 साल से आप हो तो आपका कुछ नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। मैं नहीं समझता हूँ अमित शाह जी इस तरह कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बात उठाई है वो ये सवाल उठाया है कि जब 15 साल या 20-20 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो बिल्कुल एक तरह से कोने में डाल दिए गए हैं, और इसी तरह से कांग्रेस के कई नेता एक साथ जब बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी में आ रहे हैं तो उनके भविष्य को लेकर क्या होगा, ये बात बीजेपी के अंदर खेमे में काफी चल रही है। देखिए, साफ तौर पर ये बड़ा अस्पष्ट सा है, जैसे हम कहें भविष्य बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं की या पुराने कार्यकर्ताओं की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक बड़े संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हो गए हैं जिनको 20 साल पूरी सरकार रहने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो वाकई सच्चाई है कि जब 15-20 साल सरकार यहाँ रही और उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो जो कांग्रेसी आज आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा। हो सकता है 2-4 लोग सिंधिया जैसे लकी हों जिनको कुछ मिल जाए, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को देने के लिए होता ही नहीं है। आप कितने पद दोगे, आप संगठन में कितने लोगों को एडजस्ट करोगे, सरकार में निगम मंडल या कहाँ पर कितने लोगों को एडजस्ट करोगे। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो लकी हों जिनको कुछ मिल जाए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं उनको तो अपने घर के बाहर जो है वो भगवा और हरी पट्टी लगा सकते हैं जिसपे वो ये दिखा सके शासन प्रशासन को कि हम सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें अब पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनका परसेप्शन की तो बात हो गई, लेकिन जनता का परसेप्शन भी बदल रहा है। जनता पहले कहती थी कि हमने इस विधायक को अपने वोट दिया कि उसकी विचारधारा को करते हुए उसने जो कामों की बात की थी, जो विकास की बात की थी, उसको लेकर हमने वोट दिया। अब उस विधायक ने पाला बदल लिया, तो जनता का परसेप्शन जो बदल रहा है वो पार्टी के लिए भी और विधायक के लिए भी जो कम से कम नुकसानदायक तो होगा। नहीं, नुकसानदायक तो है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जनता ही जिता देती है। लोग दल बदल करके जब 28 उपचुनाव हुए तो उनमें 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो जनता भी तो जिता रही है इन लोगों को। इस मामले में तो मेरा बिल्कुल साफ है, मतलब मेरा ये सजेशन है, इस बारे में विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को करना चाहिए और देश की न्यायपालिका को करना चाहिए कि जो भी लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उनको कम से कम उस अवधि में, उस कार्यकाल में चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, ताकि ये दल बदल का जो कानून आया था इसमें कुछ तो दम बचे, वरना देश का दल बदल का कानून जो है वो वापस जो है वो समाप्त होता जा रहा है जिस तरीके से दल बदल हो रहा है। यदि आप एक विधायक ने पार्टी छोड़ी और आप अगले कार्यकाल तक, अगर आपने 23 में विधायक चुने गए थे, आपने अपनी पार्टी छोड़ दी तो अगला चुनाव 28 से पहले नहीं लड़ पाओगे। यदि ऐसा कुछ नियम बनेगा तो ही ये दल बदल जो है इस पर कुछ अंकुश लग पाएगा। मतलब चुनाव सुधार की बहुत जरूरत है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात अभी आई है वो बम ने जिस तरह से कांग्रेस में लोकसभा पद प्रत्याशी का पद जो है उन्होंने वापस लिया अपना नामांकन, और उसको लेकर एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश में, क्या देश में, इस बात को ये बात उठी है कि साम दाम दंड भेद कुछ पार्टियां अपना रही है, कुछ पार्टियां जो है वो कुछ नेता मौका देखकर अपना दल बदल रहे हैं। ये एक उदाहरण हो गया। और इंदौर में इस बार ये चुनाव में देखा जाएगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ऐसा कोई बयान दिया है कि नोटा को वोट दीजिए, उन्होंने अपील की है। तो आप नहीं समझते कि ये इससे एक राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है? देखिए, क्या होता है कि यदि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट दे रही है आप मना कर दो। अक्षय बम को कांग्रेस ने जबरदस्ती तो टिकट नहीं दिया होगा भाई, अक्षय बम टिकट मांग रहे थे, अक्षय बम टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। आपको जबरदस्ती तो टिकट नहीं दिया। यदि आपके मन में कोई दुविधा की स्थिति है तो आप उसी समय उस पॉलिटिकल पार्टी को मना करिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ऐसा भी हुआ इस चुनाव में। देखिए, निर्मला सीतारमण का लोगों ने उदाहरण दिया, और भी 2-3 जगह हुआ है कि लोगों ने टिकट ही वापस कर दिया। लेकिन टिकट लेकर, फॉर्म भरकर, और जब सामने वाला राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर सके, क्योंकि फॉर्म भरने का टाइम समाप्त हो चुका है, आप नामांकन वापस ले रहे हो, तो इसको विशुद्ध रूप से धोखे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मतलब जनता तो अक्षय बम कहीं से भी खड़े हो तो वो सवाल तो पूछेगी कि आप लोकसभा के लिए खड़े हो या अगली बार विधानसभा के लिए आओ। सवाल जरूर पूछेगी कि आपने किस वजह से जो है अपना नामांकन वापस लिया। आपको लगता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में ये चीज बहुत कड़ाई से इसका पालन किया जाए, चुनाव आयोग कम से कम इस बात का संज्ञान तो ले कि चुनाव के दौरान इस तरह के बदलाव ना हो?
जब आप छोटी छोटी चीज़ों में आचार संहिता की बात करते हो, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है चुनाव आयोग, तो ऐसा बड़ा मामला जिसमें एक राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति नामांकन भरता है और अंतिम दिन नामांकन वापस ले लेता है, यदि इसमें कोई नियम ही नहीं है तो चुनाव सुधार बहुत आवश्यक है और ऐसे लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि अब वो कभी पूरे जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लोगों का राजनीतिक ही नहीं सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज भी करें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि इनका राजनीतिक बहिष्कार हो, इनका सामाजिक बहिष्कार हो, ये बहुत जरूरी है। वरना ये जो खेल है राजनीति का कि एक दल से टिकट लिया, नामांकन वापस ले लिया ताकि कोई प्रत्याशी ना बचे, ये हमारी राजनीतिक देश की जो प्रणाली है उसके लिए बहुत घातक है। तो बहुत अहम मुद्दा है इसमें, जनता किस तरह से प्रत्याशियों को लेती है जो अपनी विचारधारा बदल देते हैं, अपना दल बदल देते हैं, और इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हो रही है पूरे देश में। इस बहस को जनता किस तरह से लेगी, जनता इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस मुद्दे को लेकर अगर आपकी कोई राय हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। साथ ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन भी दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।